फ्रेंड्स हम कर रहे थे एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कर रहे थे जिसका नाम था कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन प्लानिंग जो हम कर रहे थे जेकेएसएसबी जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे थे। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में आपको फ़ायदा देगा, जेई ए लेवल के काफ़ी सारे एग्जाम्स में आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, तो इसके हमने कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट के हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका चौथा पार्ट करने वाले हैं, दैट मीन्स पार्ट 4th हम करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 3rd तक हमने देखा था नेटवर्क डायग्राम्स के बारे में। उसके बाद हमने देखा था पर्ट सीपीएम का क्या होता है। आज हम देखने वाले हैं टर्मिनोलॉजी। ठीक है, टर्मिनोलॉजी हम किसकी देखने वाले हैं, जो हमने पर्ट और सीपीएम पढ़ा उसकी हम टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं। तो आज हम पर्ट की जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, टर्मिनोलॉजी मतलब कौन कौन सी टर्म्स उसमें यूज होती हैं। ठीक है, तो टर्म्स हमें रिमेम्बर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म्स के बगैर हम जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी पर्ट या फिर सीपीएम है, उस पर काम नहीं कर सकते। तो ये जो टर्म्स हैं ये एग्जामिनेशन में आ भी सकती हैं, आपको टर्म्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं इवेंट्स एंड एक्टिविटीज की। ठीक है, इवेंट्स और एक्टिविटीज हम यूज करते हैं पर सीपीएम में। तो आपको मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बता दिया था कि इवेंट्स क्या होता है, एक्टिविटीज क्या होता है। आपको आई होप पता हो, अगर पता ना हो तो मैं फिर से बता दूंगा। लेकिन आप मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप स्टार्टिंग के लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक नेटवर्क डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है इवेंट इवेंट को हम या तो सर्कल से शो करते हैं, या तो हम उसको स्क्वायर से शो करते हैं। ठीक है, तो आप किसी से भी शो करो, आप किसी से भी शो, ये सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल से शो करो या आप स्क्वायर से शो करो। तो मैं यहाँ पे सर्कल से अभी शो कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने पीछे स्क्वायर से शो की थी इवेंट टास्क, तो अभी मैं सर्कल से शो करता हूँ। मान लेते हैं ये एक टास्क है, इसका नाम हमने ए रख लिया। ठीक है, उसके बाद ये एरो एरो आ गया एक्टिविटीज। ठीक है, फिर यहाँ पे ये आ गया इवेंट और टास्क, इसका नाम मैं बी दे देता हूँ, इसका नाम मैं सी दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको खत्म कर देता हूँ नेटवर्क को, इसका नाम मैं डी देता हूँ। ठीक है, ये एरो, ये और एरो, और ये एक और एरो। ठीक है, अब मैं आपको इसको डिफाइन करूंगा। जैसे जैसे हम ये जो डेफिनेशंस हैं ये देखते जाएंगे, तो वैसे वैसे मैं आपको डिफाइन करते जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें और भी काफी सारी चीजें होती हैं नेटवर्क में, प्रोजेक्ट नेटवर्क में। तो ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, खाली आपको जो डेफिनेशंस हैं उनको समझाने के लिए। तो हम बात कर लेते हैं इन ए पर्ट डायग्राम। ठीक है, ये पर्ट डायग्राम की अगर बात करें, द मेन बिल्डिंग ब्लॉक इज द इवेंट। ठीक है, तो पर्ट डायग्राम में जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है, इवेंट होता है। ठीक है, इवेंट, तो इवेंट कौन सा है, इवेंट जो होता है, जो सर्कल से मैंने डिनोट किया है वो है इवेंट। और ये जो हमारे पास है, जो एरो है, ये आ गई एक्टिविटी। ठीक है, तो पर्ट में हम क्या देखते हैं, इवेंट। ठीक है, पर्ट में ज्यादा हम जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो इवेंट है, with connections to its known predecessor events and successor events। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ रही है predecessor event की and successor event की। predecessor होता है हमारा पीछे वाला इवेंट, और सक्सेसर हो गया आगे वाला इवेंट। जैसे कि हम बात करें सी का प्रेडिसेसर कौन सा है, प्रेडिसेसर मतलब सी के पीछे कौन सा इवेंट है। अब सी पे आपको प्रेडिसेसर जानने के लिए आपको देखना है कि सी पे कितने एरो आ रहे हैं। एक तो ये एरो सी पे आ रहा है, एक ये एरो सी पे आ रहा है। इसका मतलब हो गया सी के प्रेडिसेसर कौन कौन से हैं, पिछले वाले इवेंट कौन कौन से हैं, एक बी है और एक ए है। ठीक है, अब हम बोले सी का सक्सेसर कौन सा है, तो सी का सक्सेसर है हमारे पास, मतलब इससे एरो कितने बाहर निकल रहे हैं, वो हो गया सक्सेसर इवेंट। तो इसको, इससे जो एरो बाहर निकल रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, डी पे जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया डी क्या हो गया, डी होगा हमारा सक्सेसर इवेंट। ठीक है, डी इज सक्सेसर टू सी। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें सी का सक्सेसर कौन है तो हम बोलेंगे डी। अब हम बोले बी का सक्सेसर कौन है, तो बी से कितने एरो बाहर निकल रहे हैं, एक एरो ये, एक एरो ये। तो इसका मतलब हो गया बी का सक्सेसर हो गया सी ओ डी। ठीक है, मतलब आपका जो प्रेडिसेसर होता है वो होता है कि आपके जो कितने एरो उस इवेंट पे आ रहे हैं। ठीक है, उस इवेंट पे कितने एरो आ रहे हैं वो आपका हो गया प्रेडिसेसर। जैसे बी की बात करें, बी पे कितने एरो आ रहे हैं, एक एरो, तो इसका मतलब इसका प्रेडिसेसर क्या है, ए है।
ठीक है। अब इसका सक्सेसर कौन सा है? सक्सेसर होता है जिससे एरो निकल रहे हो, जैसे ये एरो एक निकल रहा है बाहर, दूसरा एरो निकल रहा है, तो ये इसके जो सक्सेसर है वो है सी एंड डी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सक्सेसर क्या होता है, प्रेडिसेसर क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इनकी डेफिनेशन भी है, एक बार हम इनको देख लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पर्ट इवेंट की। पर्ट इवेंट क्या होता है? तो ये जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम इवेंट बोलते हैं या फिर टास्क बोलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, a point that marks the start or completion of one or more activity। ठीक है, तो ये जो इवेंट है ना, ये स्टार्ट या फिर कंप्लीशन शो करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इवेंट क्या होता है। तो इवेंट जो है स्टार्ट या फिर कंप्लीशन को शो करता है, किसी भी एक्टिविटी का स्टार्ट या फिर कंप्लीशन। ठीक है, जैसे कि ये एक्टिविटी है, ये एरो हम डिनोट करते हैं एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो ये एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये आ गया इवेंट, और जहाँ पे खत्म हो रही है वो भी इवेंट है। ठीक है, ये आ गया इवेंट, ये भी इवेंट है, ये भी इवेंट है, और ये भी इवेंट है। तो मैं एक को लिख लेता हूँ, ये क्या है? इवेंट है। ठीक है, और ये एरो सारे क्या है? एक्टिविटीज। तो इसको मैं लिख लेता हूँ एक्टिविटी। ठीक है, ओके। इट कंज्यूम्स नो टाइम एंड यूजेस नो रिसोर्स। ठीक है, जो इवेंट होता है ना, तो ये कोई भी टाइम को कंज्यूम नहीं करता और ना तो कोई किसी रिसोर्स को कंज्यूम करता है। मतलब टाइम को कंज्यूम नहीं करता का मतलब हो गया इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता, और रिसोर्स कंज्यूम करने का मतलब होता है कि ये कोई भी रिसोर्स नहीं लेता। जैसे कि मान लो हमने मटेरियल यूज करना है, तो वो इवेंट के लिए नहीं करना है, हमने एक्टिविटी के लिए यूज करना है। ठीक है, तो जो इवेंट है नेवर यूजेस रिसोर्सेस, नेवर यूजेस टाइम। ठीक है, ये आपको रिमेंबर कर लेना है। When it marks the completion of one or more activities, it is not reached, does not occur until all the activities leading to that event have been completed। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक सी इवेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो हमारे पास सी इवेंट है, ठीक है, सी इवेंट तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि बी खत्म ना हो, सॉरी बी जब तक सी जो है इवेंट हमारे पास स्टार्ट नहीं होगा जब तक हमारे पास बी खत्म ना हो और ए खत्म ना हो। जब दोनों ही खत्म होंगे उसके बाद जो हमारा सी इवेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं प्रेडिसेसर इवेंट क्या होता है। प्रेडिसेसर इवेंट तो मैंने आपको समझा दिया कि प्रेडिसेसर इवेंट क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इवेंट दैट इमीडिएटली प्रेसीड्स सम अदर इवेंट। ठीक है, विदाउट एनी अदर इवेंट्स इंटरवेनिंग। An event can have multiple predecessor events and can be the predecessor of multiple events। ठीक है, तो मतलब एक इवेंट के प्रेडिसेसर बहुत सारे प्रेडिसेसर हो सकते हैं। जैसे ये इवेंट है, इसके कितने प्रेडिसेसर हैं? एक और दो। इस इवेंट के प्रेडिसेसर की बात करें तो इसका एक ही प्रेडिसेसर है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद सक्सेसर इवेंट की अगर हम बात करें, सक्सेसर इवेंट क्या होता है? एन इवेंट दैट इमीडिएटली फॉलोज सम अदर इवेंट। ठीक है, इसमें क्या है? इमीडिएटली फॉलोज सम अदर इवेंट है, और इसमें क्या है? इमीडिएटली प्रेसीड, इमीडिएटली प्रेसीड सम अदर इवेंट। ठीक है, तो इसमें इतना ही फर्क है। इमीडिएटली प्रेसीड मतलब इमीडिएटली, इसके इमीडिएट पहले वाले कौन से हैं? ये वाले, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, इमीडिएट प्रेडिसेसर। अगर हम बोले डी का प्रेडिसेसर कौन सा है, तो इसका प्रेडिसेसर एक बी है और एक सी है। हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि इसका प्रेडिसेसर ए है। क्यों? क्योंकि जो प्रेडिसेसर होता है वो इमीडिएट होता है। ये नहीं कि जो नेटवर्क में पूरे पीछे इसके हैं वो हमने काउंट करने, वो नहीं काउंट करने। ठीक है, without any other intervening event, an event can have multiple successor। तो एक इवेंट के मल्टीपल सक्सेसर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें बिसाइड्स इवेंट पार्ट आल्सो नोड्स एक्टिविटीज एंड सब एक्टिविटीज। ठीक है, तो पार्ट में इवेंट को तो ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन इसमें एक्टिविटीज का भी हम जिक्र करते हैं और सब एक्टिविटीज को भी हम कंसिडर करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि पार्ट एक्टिविटी क्या होता है और पार्ट सब एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम एक्टिविटीज की बात करें तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया कि एक्टिविटी हम किससे डिनोट करते हैं? एरो से, और सर्कल से या फिर स्क्वायर से हम किसको डिनोट करते हैं? इवेंट को। इवेंट को हम टास्क भी बोलते हैं। ठीक है, इवेंट को हम टास्क भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पार्ट एक्टिविटी की। पार्ट एक्टिविटी क्या होता है देख लेते हैं।
द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क विच कंज्यूम टाइम एंड रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस टास्क की क्या है, उसे हम बोलते हैं एक्टिविटी। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क। देखो जैसे कि मैंने बताया कि इसको हम एरो से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब एक्चुअल क्या काम हो रहा है उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एक्टिविटी की, तो ये टाइम को भी कंज्यूम करता है क्योंकि काम हो रहा है तो वो टाइम भी लेगा, तो टाइम को कंज्यूम करता है। और इसको रिसोर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब जो काम हो रहा है तो उसके लिए तो मटेरियल लेबर वगैरह जो हमें चाहिए होती है, तो वो हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में जैसे कि लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, स्पेस हो गया, मशीनरी हो गया, तो ये आप देख सकते हैं। It can be understood as representing the time, effort and resources required to move from one event to another। ठीक है, तो हम बात करें कि जो हमारे पास टाइम है, ये एक्टिविटी हमें टाइम भी रिप्रेजेंट करती है कि मतलब कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट लगेगा, कितने रिसोर्स रिक्वायर्ड होंगे एक इवेंट को दूसरे इवेंट तक जाने के लिए, तो ये सारा हमें एक्टिविटी से पता चल जाता है। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पे जैसे कि ये एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, यहाँ पे अगर हम आगे इस पे काम करेंगे, इस पे हमें टाइम का भी पता चल जाएगा कि इस इवेंट से इस इवेंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, वो सारा हमें पता चल जाएगा। ठीक है, PERT की हेल्प से। A PERT activity cannot be performed until the predecessor event has occurred। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि PERT एक्टिविटी तब तक परफॉर्म नहीं हो सकती जब तक कि पीछे वाला इवेंट जो है कंप्लीट ना हो जाए। मान लेते हैं ये एक्टिविटी है। ठीक है, ये एक्टिविटी कोई भी नाम मैं नहीं दूंगा, ये एक्टिविटी है। ये परफॉर्म होने के लिए हमारे पास ये वाली एक्टिविटी और ये वाली एक्टिविटी खत्म होनी चाहिए। अगर ये दोनों एक्टिविटी जब खत्म होगी उसके बाद ही ये वाली एक्टिविटी हमारे पास स्टार्ट होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास PERT सब एक्टिविटी। PERT सब एक्टिविटी क्या होता है? PERT एक्टिविटी कैन बी फर्दर डिकम्पोज इनटू सब एक्टिविटीज। जैसे कि एक्टिविटी है उसकी सब एक्टिविटीज बनती है, मतलब वो फर्दर डिवाइड होके सब एक्टिविटीज बनाती है। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी A1 जैसे एक्टिविटी हमारे पास है, ये डिकम्पोज होके A11, A12, A13 बनाती है, तो ये हमारे पास हो गई सब एक्टिविटीज। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सब एक्टिविटीज की। तो जो सब एक्टिविटीज होती हैं वो जैसे कि एक्टिविटीज काम करती हैं, जैसे कि एक्टिविटीज की प्रॉपर्टी होती है वैसे ही सब एक्टिविटीज की भी प्रॉपर्टी होती है। और इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, सब एक्टिविटीज को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं फाइनल ग्रेड सब एक्टिविटीज में। ठीक है, मतलब इसकी और सब एक्टिविटीज हम बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी इसकी टर्म्स हैं PERT की, जो PERT में हमारे पास यूज होती हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आ सके। उसके बाद हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो PERT है उसकी जो एस्टिमेशन है, उसकी जो टाइम एस्टिमेशन है वो हम कैसे करते हैं, PERT में हम टाइम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं PERT की। PERT हैज 4 टाइप्स ऑफ टाइम। ठीक है, रिक्वायर्ड टू अकम्प्लीशन एक्टिविटी। ठीक है, तो PERT में अगर हमने एक एक्टिविटी को कंप्लीट करना है तो हमारे पास 4 टाइप के जो टाइम्स हैं वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, एक्टिविटी का ओवरऑल टाइम निकालने के लिए। ठीक है, एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, तो उसमें हमारे पास है, फर्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दूसरा है पेसिमिस्टिक टाइम, तीसरा है मोस्ट लाइकली टाइम एंड चौथा हमारे पास है एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, तो ये होते क्या है हम इनको वन बाय वन देखेंगे। इसके ऊपर भी एक आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि जो PERT है उसमें जो टाइम एस्टिमेशन है, एक्सपेक्टेड टाइम है, उसका फार्मूला क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ बाद में, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है। ठीक है, ये भी इन डेफिनेशंस में से भी एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो वो कैसे आता है? वो ऐसे आता है कि वो बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है, तो उनने नीचे 2-3 लाइनें लिखी होंगी, तो वहां पे एक में लिखा होगा मिनिमम पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश एन एक्टिविटी। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम है क्या है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम की। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है? द मिनिमम पॉसिबल टाइम। ठीक है, ये होता है मिनिमम पॉसिबल टाइम।
ठीक है। मिनिमम पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश एन एक्टिविटी, मतलब एक एक्टिविटी को कंप्लीट होने में मिनिमम कितना टाइम लग रहा है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है। इसको हम ओ से यहाँ पे डिनोट किया है, नहीं तो हम इसको मोस्टली डिनोट करते हैं, जो मोस्टली हमारे पास डिनोशंस है, स्टैंडर्ड डिनोशंस है, वो है टी नॉट, ठीक है। टी नॉट से इसको हम डिनोट करते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम को, ठीक है। तो इसमें हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम एवरीथिंग प्रोसीड बेटर देन द नॉर्मल एक्सपेक्टेड, मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया होता है उससे बेटर ही हमारे पास काम चल रहा होता है, इसमें ऑप्टिमिस्टिक टाइम में हम ये अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल टाइम, मतलब एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा उसे हम बोलते हैं पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं टीपी से, ठीक है। किससे? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टीपी से, ठीक है। टी नॉट से करते हैं हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम को, टीपी से हम डिनोट करते हैं पेसिमिस्टिक टाइम को। तो इस केस में हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारी चीजें हैं वो सारी क्या है, रॉन्ग जा रही है, मतलब उल्टी जा रही है। तो मतलब अगर आपकी कोई चीजें जो है अच्छे तरीके से नहीं होंगी तो तभी तो आपका जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा, तभी तो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम आपका कंज्यूम होगा। अगर आपकी सारी चीजें अच्छे तरीके से जा रही हैं तो आपका जो टाइम यूटिलाइज होगा उस एक्टिविटी को खत्म करने के लिए वो मिनिमम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट लाइकली टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम क्या होता है? बेस्ट टाइम ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश द एक्टिविटी। बेस्ट टाइम का मतलब होता है, मोस्ट लाइकली का मतलब होता है कि ये एक बेस्ट टाइम है, मतलब इस टाइम में अगर एक्टिविटी खत्म होती है तो इसका मतलब हो गया कि नॉर्मल टाइम में हमारी एक्टिविटी खत्म हो रही है, जो काम है हमारा नॉर्मल टाइम में खत्म हो रहा है, तो इसको हम टीएम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम अज्यूम करते हैं कि हमारी जो सब चीजें हैं वो नॉर्मल जा रही हैं, ठीक है। इसमें ऑप्टिमिस्टिक में क्या होता है कि हमारी जो सारी चीजें हैं वो मतलब जो काम है वो बड़े जल्दी हो रहा है, ठीक है। पेसिमिस्टिक में क्या हो रहा है? बहुत लेट हो रहा है, बहुत ज्यादा गंदा काम हो रहा है। मोस्ट लाइकली में क्या हो रहा है? मतलब नॉर्मल काम हमारा हो रहा है, ठीक है। तो आपको ऑप्टिमिस्टिक टाइम के बारे में पता चल गया होगा, पेसिमिस्टिक टाइम के बारे में पता चल गया होगा और मोस्ट लाइकली टाइम के बारे में पता चल गया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक इवेंट मान लेते हैं ए है और एक्टिविटी हमारे पास है और ये इवेंट हमारे पास बी है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास काम है, ठीक है। ये काम अगर हमारा मान लेते हैं अगर नॉर्मल, सबसे पहले तो हम इसको डिनोट ऐसे करते हैं, इसको हम इसकी हमारे पास सीरीज होती है लिखने की, वो होती है टी नॉट, टी एम एंड टीपी की। ये हमारे पास एक सीरीज है, ये आपको रिमेम्बर कर लेनी है। इस सीरीज में हम टाइम एस्टिमेट लिखते हैं, ठीक है। तो टी नॉट क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक टाइम। टीएम क्या होता है? मोस्ट लाइकली टाइम। टीपी क्या होता है हमारे पास? पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको लिखना चाहें तो जैसे मान लेते हैं ये एक हमारे पास काम है, ये एक्टिविटी है हमारे पास, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास जो कम से कम टाइम लगेगा, मान लेते हैं कि कम से कम टाइम कितना लगेगा हमारे पास इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए? 10 दिन, ठीक है, कम से कम टाइम, ठीक है। उसके बाद मोस्ट लाइकली टाइम का मतलब होता है कि मोस्ट अगर नॉर्मल काम चले, ठीक है, अगर बहुत, इसका मतलब हो गया कि बहुत फास्ट काम चल रहा है, तो अगर नॉर्मल काम चलेगा तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में? मान लेते हैं 12 दिन, ठीक है। और अगर बिल्कुल बेकार काम चल रहा है, बेकार काम हो रहा है, तो इसको कंप्लीट करने में हमारे पास लग रहे हैं 14 दिन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी डिनोशन आ गई कि हम इसमें जो टाइम है वो कितना लगेगा, मतलब मिनिमम कितना टाइम लगेगा? 10 दिन, और मैक्सिमम कितने लग रहे हैं इसमें? 14 दिन। और अगर नॉर्मल काम चले तो इसमें हमारे पास 12 दिन में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम एस्टिमेशन जो है ये हम कैसे लिख रहे हैं, 10 दिन कैसे लिख रहे हैं, 12 कैसे लिख रहे हैं, 14 कैसे लिख रहे हैं, ये हम बाद में देखेंगे। ये आप अपने जो भी है अपना अंदाजा भी लगा सकते हो कि एक काम को करने में कितना टाइम लग सकता है आपको, ठीक है। जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उनको पता चल जाता है कि मिनिमम कितने टाइम में खत्म होगा ये वाला वर्क और मैक्सिमम कितने टाइम में खत्म होगा, ठीक है, और नॉर्मल कितने दिन में खत्म होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है, पेसिमिस्टिक टाइम क्या होता है, मोस्ट लाइकली टाइम क्या होता है, ठीक है। अब हम जाते हैं एक्सपेक्टेड टाइम पे,
ठीक है। अब ये तो है कि हमारे पास 3 टाइम आ गए, लेकिन हमें चाहिए एक्सपेक्टेड टाइम, मतलब एक बीच वाला टाइम हमें चाहिए, तो वो हमें कैसे निकलेगा? तो वो हम देख लेते हैं एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है। द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश द एक्टिविटी, मतलब बेस्ट टाइम जिसमें कि वो एक्टिविटी जो है कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। अब तो हमारे पास बहुत टाइम हो, मतलब 3 टाइम हमारे पास आ गए कि हो सकता है 10 दिन में हो जाए, हो सकता है 12 में हो जाए, हो सकता है 14 में हो जाए, लेकिन हमने क्या लेना है, बेस्ट टाइम लेना है कि उसमें मतलब ये काम हो ही जाए, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं टी से, स्मॉल टी से इसको हम डिनोट करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेड टाइम को किससे, टीई से, किससे, टीई से, ठीक है। Accounting for the fact that things don't always proceed as normal, the implications being that the expected time is the average time the task would require, ठीक है। तो मतलब ये क्या होता है कि एवरेज टाइम होता है, मतलब इन चारों की तीनों की अगर हम एवरेज निकालें तो ये एक एवरेज टाइम होता है, मतलब सिंपली इसमें एवरेज नहीं निकालते हम, इसका एक स्पेशल फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। फार्मूला क्यों दिया है, क्योंकि सिंपली एवरेज निकालें तो वो हमारे पास ठीक नहीं होगा, इसके लिए स्पेशल फार्मूला दिया है। तो इसमें मतलब हम एक तरह की एवरेज ही है जो हम यूज करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है इस टाइम में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास फार्मूला यहाँ पे है, मैं ये फार्मूला करेक्ट करके लिख लेता हूँ। तो टी ई इक्वल टू हमारे पास होता है टी नॉट प्लस 4 TM माइनस 4 TM प्लस टीपी डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारे पास फार्मूला है, टी नॉट प्लस 4 TM प्लस टीपी डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये फार्मूला है हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम को एस्टिमेट करने का। एक्सपेक्टेड टाइम को एस्टिमेट करने का क्या फार्मूला है हमारे पास, टी नॉट प्लस 4 TM प्लस टीपी डिवाइडेड बाय 6। तो इससे हम एक्सपेक्टेड टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बाकी मैंने समझा दी हैं आपको। उसके बाद हम बात करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक्सपेक्टेड टाइम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, TEI, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टाइम। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी है हमने टाइम की तो वो कैसे निकाल सकते हैं, इसका भी फार्मूला दिया हुआ है। द वेरिएबिलिटी ऑफ टाइम फॉर अकम्प्लिशिंग द एक्टिविटी, ठीक है। मतलब कितनी वेरिएबिलिटी आई है टाइम में, मान लो जो हमने एक्सपेक्टेड टाइम किया था, मान लेते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड टाइम निकाला, टीई जो निकाला वो है 10 दिन, ठीक है। 10 दिन हमने एक काम का टीई निकाल दिया, एक्सपेक्टेड टाइम निकाल दिया, लेकिन इस काम को हमें करने में लग गए 15 दिन, ठीक है। तो इसमें कितनी वेरिएबिलिटी आई, 5 दिन की वेरिएबिलिटी आई, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, इसका भी हमारे पास यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन सिग्मा, सिग्मा टी क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइम का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू टीपी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है इसको निकालने का, स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का, ठीक है। तो इसका फार्मूला है टीपी, दैट मींस पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये आपको रिमेंबर रख लेने हैं, ये दो फार्मूलाज हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये दोनों फार्मूलाज आपको रिमेंबर रख लेने हैं। तो इसके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। आई होप आपको सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।